चाहे कोई समय हो, कोई जमाना, हर समय में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता हुआ आ रहा है। स्त्रियां आज हर एक क्षेत्र में अपना कदम जमा चुकी है, अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है। बस एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां वह अपना कदम जमाने में विफल रही है, वह है उसका ससुराल। चाहे गरीब परिवार हो या अमीर, हर परिवार की ये कहानी है कि घर के बहुओं के साथ भेदभाव होता ही है। अगर घर के बेटा बेटी कोई गलती करते हैं तो यह कहकर उस बात को टाल दिया जाता है कि बच्चे हैं, अभी बड़े होंगे तो सीख लेंगे। वही गलती अगर बहुओं से हो जाती है तो तिल का ताड़ बना दिया जाता है। इसी तरह के आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। यह कहानी प्रसिद्ध लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए कई फेमस कहानियों में से एक है। इस कहानी में मुख्य 4 पात्र हैं। बेनी माधव जो गांव के जमींदार हैं, उनका बड़ा बेटा जिनका नाम श्रीकंठ सिंह है और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह है। बड़े बेटे की पत्नी जिनका नाम आनंदी है। तो आइए शुरू करते हैं हम ये कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे। हमारे YouTube चैनल सनातन पौराणिक कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब इनकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिनके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और लगन के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से सुरीली कर्णप्रिय मधुर ध्वनियाँ सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कोलकाता के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं से विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरा के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला का वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उससे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा किया करती थी। कोई तो उन्हें अपना साथी समझने लगी थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और बर्दाश्त करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी
रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़फानुस, मजिस्ट्रेटी, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है, सभी वहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रभावशाली पुरुष था, पर दुर्भाग्य से उसे लड़का न हुआ था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, और 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सभी बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि उसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझा बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहलिकी तक न थी। रेशमी सलीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इसी अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भौज से बोला। भौज यानी कि भाभी, आनंदी जो उसकी भाभी थी, उससे बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लग रही है। आनंदी भोजन बनाकर उसी की राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हारी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतने जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भौज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मायके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। स्त्रियां गालियां सह लेती है, मार भी खा लेती है, पर मायके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित नाय कहार खा जाते थे। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़ कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी देखूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्तों की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधित समाचार तथा कुछ नए
मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो क्या, हम कोई कुकर्मी का हार नहीं है? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा। आखिर क्या बात हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुम आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धधक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलसा दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग के फेरे हैं, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे खड़ाऊ मारने का औकात रखता है। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हाड़ी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतनी घी तो नाय का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ती। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाते। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर बहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्होंने कदाचित भी कभी क्रोध नहीं किया था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उदिग्रता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह के विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसीलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिसको बड़े का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ के बोलते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। बात की बात होती तो कोई चिंता नहीं, कोई एक या दो कह ले, यहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात जूता घुसे पड़े और मैं कुछ न कहूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, ऐसी बातें मत करो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं भी जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरवाजे पे उत्तरदायी मेरा है,
उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य मालूम होता है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा छोटा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़कर उसे समझाओ। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव से, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियां ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से डरता है, इसीलिए वह डब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्द में बोला, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ब्रिजेट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हटकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातें बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी यह उतना मान नहीं करता था जितना श्रीकंठ का मान किया करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घूरा तक भी नहीं। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदार की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। अगले साल जब उन्होंने अपने से डोढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसे हृदय विषादक शब्द सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फुट फुट कर रोने लगा। उसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने
समझा था कि भैया मुझसे बुलाकर समझाएंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझ सके कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला घड़ आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उनकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावंती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कह दे तो मैं कैसे क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नए जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बहादुर बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने यह झगड़ा क्यों उठाई। श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो गई है, ऐसा न हो कि कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाएगा कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं हर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, उल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्द में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो ये थी हमारी कहानी, बड़े घर की बेटी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए